हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे सी टेट और पी एस टेट का जो इंग्लिश पेडागोजी है उसकी बात करेंगे। ये हमारी आज की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग और जो एक्विजिशन होती है उसके बारे में। उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक लेकर हम चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझने में भी। क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं और हमने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं होता जो हमें आता नहीं है, तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक टॉपिक को लेकर समझना है और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी ये चीज़ ठीक है कि आपको जो सी टेट की पेडागोजी होती है इंग्लिश की, या फिर आपकी पी एस टेट की पेडागोजी होती है, वो दोनों में ही आपका जो है इस्तेमाल इसका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक जो जो तरीका होता है जिसके द्वारा जो आर्ट है, उस जो स्किल है, ठीक है, विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस इज गिवन लर्न, ठीक है, गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। मतलब ये लिखा है कि सीखने के लिए जो हमारी स्किल है, जो प्रैक्टिस है, उसका इस्तेमाल हम जब करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लर्निंग, फिर है इरिडिशन, फिर है एक्विजिशन या फिर रिसाइटेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि लर्निंग। क्योंकि आप कोई भी स्किल सीखते हो या प्रैक्टिस करते हो तो आप लर्न जो है वो कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। दूसरा है व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, आपने कोई भी भाषा सीखी है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई वर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो वो भाषा जो कि आपने नेचुरली और विदाउट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से सीखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा आपको आंसर ही बताया करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्विजिशन। क्योंकि लर्निंग और एक्विजिशन की आपको डिफरेंस पता ही होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के जो डिफरेंसेस है वीडियो पे सॉरी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो आराम से देख सकते हैं। बाकी एक्विजिशन की बात करें तो एक्विजिशन क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं अर्जित करना। ठीक है, अर्जन हम इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, देखो, एक तो हमारा होता है चेतन प्रक्रिया होती है, अचेतन होती है, और हमारा अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस होती है और सब कॉन्शियस होती है। लेकिन हम जो अपनी मदर टंग सीख रहे होते हैं ना, ठीक है, या कोई भी अदर लैंग्वेज सीख रहे होते हैं जो बिना किसी प्रैक्टिस के, किताब के, पेन पेंसिल उठाए प्रैक्टिस के बिना हम सीखते हैं, तो वो हम सब कॉन्शियस यानी कि अवचेतन प्रक्रिया में सीख रहे होते हैं। कुछ लोग आपको ये चीज़ बता रहे होते हैं कि हम जो है वो अनकॉन्शियस वे में भाषा सीख रहे होते हैं। भाई, आप अनकॉन्शियस है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं। जो हमारा जो सब कॉन्शियस स्किल होती है, ठीक है, सब कॉन्शियस में क्या होता है कि हमारे आसपास जो चल रहा होता है ना, उसके बारे में हम अवेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम बेहोश होके पड़े हैं या हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कोमा में नहीं हैं। हम सब कॉन्शियस जो एक फेज़ होता है उसमें चले जाते हैं, जहाँ पर आपको आसपास क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, आप इमिटेट करके उस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो आप अनकॉन्शियस वे से तो नहीं सीख सकते हैं। तो हम जो भी भाषा सीखते हैं वो हम क्या करते हैं, सब कॉन्शियस वे में सीखते हैं। और लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग में बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, स्कूल जाते हैं, फीस देते हैं, टीचिंग जो कोर्सेज हैं वो हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक ऐसी भाषा जो हमने सीखी है नेचुरली बिना किसी प्रैक्टिस के, तो वो एक्विजिशन के थ्रू ही हमने सीखी है। ठीक है, उसके बाद है अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक बच्चा जो है उसको हायर ऑर्डर जो मेंटल प्रोसेस है उसका इस्तेमाल किया है और उस इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जिसमें रीजनिंग वगैरह की भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका ये किस टाइप की लर्निंग होती है, तो ये जो हमारी लर्निंग होती है ना, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। क्योंकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ कर किसी चीज़ को जो है वो लर्न कर रहे होते हो। ठीक है, और अगर हम इसमें इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो ज़्यादातर आपके कॉन्करेंट जो इसको हमारी स्टेज आ जाती है, फॉर्मल जो स्टेज आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेंट स्टेज आ जाती है, तो वहाँ पर जो है आप रीजनिंग जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने लिया नहीं था क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था वो और बहुत ज़्यादा घुमावदार था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो 5 है वो है कि स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि लर्निंग और एक्विजिशन के मामले में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। एक्विजिशन जो होता है वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भाषा सीख ली है तो आपको कोई मैथमेटिक्स आप बन जाओगे, ऐसा नहीं है। वो लैंग्वेज आपने इमिटेट करके सीखी है, वो आपने कुछ ना कुछ सीखा, देखा कैसे बोल रहे हैं, आपने सीख ली। आपने वहाँ पे इतना ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाया है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक्विजिशन किया, कोई चीज़ ऐसी सीख ली है तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज़ द, जो एक्वायर्ड सिस्टम होता है या भाषा को एक्वायर करना जो होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है उसमें हम किसी भी भाषा को एक्विजिशन करते हैं, उसको अपने आप सीखते हैं। हम अनकॉन्शियस प्रोसेस में नहीं सीखते हैं बल्कि सबकॉन्शियस, जिसको अवचेतन प्रक्रिया कहते हैं, उसमें हम इसको सीख रहे होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। बहुत जगह आपको ऐसा ही मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी कि हम जो कॉन्शियस होते हैं तो हम किसी भाषा को बहुत ही पेन पेंसिल उठा के प्रैक्टिस करके सीख रहे होते हैं, और जो हम अपने आप मातृभाषा सीखते हैं वो हम अनकॉन्शियस वे में सीखते हैं। ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हम सब कॉन्शियस जो प्रोसेस होती है जिसमें हम काफ़ी हद तक हमें पता होता है कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। क्योंकि लर्निंग, जैसे हम कोई भी ईवीएस की बुक बनाते हैं या इंग्लिश की बुक बनाते हैं, हिंदी की बुक बनाते हैं, कोई भी एनसीईआरटी की बुक बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले हम लोग एक लर्निंग आउटकम देख रहे होते हैं कि मैं ये बुक बनाऊंगा, उसमें कौन कौन से चैप्टर डाले जाएंगे, क्यों डाले जाएंगे, बच्चों को इससे क्या सीख मिलेगी, उनकी फ्यूचर के लिए कितना होगा, या उनकी जो रियल लाइफ है उससे वो कितना जुड़ा हुआ होगा, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रॉम द गिवन फैक्टर इनमें से बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लर्निंग आउटकम जो होते हैं उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, ये हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स, इनकम एंड स्टेटस। आपके माता पिता गरीब हैं या उनके बिल्कुल ही निम्न जाति से बिलोंग करते हैं या कोई उनका बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसका आपके लर्निंग आउटकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ आप जज नहीं कर सकते कि एक बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है स्कूल में तो वो उसकी लैंग्वेज स्किल भी ख़राब होगी, वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देगा या बिल्कुल डफरी होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक गरीब बच्चा, कोई भी बच्चा हो स्कूल में, ठीक है, तो अमीर हो गरीब, वो हर किसी को टीचर एक तरीके से सिखाता है या अलग अलग तरीके से भी सिखाता है तो आराम से सीख जाता है। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स का जो है वो टेस्ट लिया जाता था। ये चीज़ बाद में कैंसिल कर दी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो पेरेंट्स को अगर एजुकेशन नहीं मिली तो उनका बच्चा भी उस तरह का ही होगा जिस तरह के पेरेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी लर्नर का जो मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ज़रूरी होता है। क्लासरूम का स्ट्रक्चर, साइज़ भी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा हुआ है, क्या उसमें खिड़कियां हैं हवा आने के लिए, ठीक है, वो खुला है, रोशनी आ रही है, नेचुरल नहीं आ रही, धूप आ रही है, ये चीज़ भी है। बाकी साइज़ भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपके पास 50 बच्चे हैं और बिल्कुल छोटी सी क्लास है, उसमें बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे। और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होनी चाहिए कि टीचर की आवाज़ एंड तक बैठे बच्चे के पास पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। टीचर की पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या वो अमीरों को पसंद करता है, क्या उसका पढ़ाने में दिल भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, दूसरों से कैसे बात करता है, बच्चों को किस नज़रिए से देखता है, वो चीज़ भी हमारे सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। Which one of the theories based on habit formation says that humans or any creatures give response due to stimulus और ह्यूमंस लर्न्स ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी होती है इसमें ये होता है कि आप किसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है तो आप किस तरह से उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल कर बार बार प्रैक्टिस करके जो है आप उस चीज़ से उस समस्या से बाहर आ रहे होते हो। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ, भाषा को सीखना ये क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कोई लास्ट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आप भाषा को सीख रहे हैं तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, जो कि क्योंकि लर्निंग जो होती है, किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं उस लैंग्वेज में भी, ठीक है। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, हमें अच्छी तरह से बोलनी आ जाती है, लेकिन फिर भी आप किसी और स्टेट में जाओगे, वहाँ पर उसी भाषा को, उसी सेंटेंस को बोलने का तरीका कुछ और होगा, उसमें नए नए वर्ड आप जोड़ते चले आओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज आ गई है तो आप वो ख़त्म हो गई है, आप उस लैंग्वेज को बोलने का लहजा भी सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो फिर है इंस्टेंट प्रोसेस। इंस्टेंट प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आज आप पैदा हुए हैं और आपको बस 2-3 साल में आपको कोई भी भाषा आ जाएगी। भाई इस टाइम लगता है भाषा को सीखने, 2-3 साल में तो बच्चा अपनी बिल्कुल छोटा होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है उसके परिवार वाले क्या बात कर रहे हैं। जब वो 2 से 6 साल की उम्र में जा रहा होता है तब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि भाषा नाम की कोई चीज़ होती है, कैसे उसने अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करना है, ठीक है। उसके बाद है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। भाषा को सीखने में कोई इंक्लूसिव जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम, बच्चा मदर टंग वही सीखता है जो उसके घर में बोली जा रही होती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी भाषाएं सीख रहा होता है, बहुत सारी भाषाओं वाले परिवार होते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज होता है कि कौन सी भाषा वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास। एक टीचर है जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है लेके आया है, वो क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है या कर रही है। श्रेया नोज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। लेकिन क्लास में एक बच्ची ऐसी है श्रेया, जिसको जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी वर्ड पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब वो जानती है, जो कि डिफ़िकल्ट भी है। शी आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को बिना किसी डिफ़िकल्टी से बच्ची ने समझ भी लिया है। सो शी इज़ इन, तो वो बच्ची जो है किस चीज़ में अच्छी है, तो उसकी जो, क्योंकि उसने ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है। अब चीज़ों को अंडरस्टैंड हम कहाँ से करते हैं, हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी है समझने की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मोटर स्किल का क्या लेना देना, मोटर स्किल तो हम हाथ से चीज़ों को करके सीखते हैं, तो हाथ से थोड़ी भाषा सीखते हैं, दिमाग से सीखते हैं। रोड मेमोरी को रट्टा थोड़ी मारा है, इतनी भाषा थोड़ी रट्टा मार लेगा बच्चा। उसको अगर गाय का सेंटेंस बनाने को दे जाए तो वो 10 ही सेंटेंस उसके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं याद करना। उसके बाद है वर्बल एबिलिटी, क्या सिर्फ बोलकर ही भाषा सीख लेगी क्या वो, उसने अंडरस्टैंड किया है दिमाग में, उसने बोला नहीं है कुछ भी, दिमाग में चल रहा है उसके सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लर्निंग के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं तो एक ही ने थ्योरी दी हैं, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है प्याजे के बारे में, कि जो प्याजे है उसने लर्निंग के बारे में क्या बोला है, कि प्याजे के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे आती है, बच्चा कैसे सीखता है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बच्चा किससे सीखता है, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं हमने ठीक बोला है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, क्योंकि जो प्याजे है इन 2 चीज़ों के बारे में बात करता है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी में, ठीक है। इसने 4 स्टेजेस दी हैं प्याजे ने, और उसमें ही इसने एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की बात करी है। एसिमुलेशन क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसी इन्फॉर्मेशन में आपने 3-4 और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप ट्रीज़ के बारे में लिखो, ठीक है, पेड़ों के फ़ायदे लिखो, तो बच्चे को ऑलरेडी 4 लाइनें आप सिखा चुके हो, उसके अंदर वो लाइनें याद हो चुकी हैं। उसके बाद अगले दिन आप क्या कर रहे हो, उसको 4 लाइनें और सिखा दे रहे हो। तो बच्चे ने क्या किया, पहले जो उसको चीज़ें आती थी उसमें उसने 4 लाइनें और ऐड कर ली, तो उसने एसिमुलेट कर लिया, ठीक है, आत्मसात कर लिया। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है अपडेट करना। अगर मैंने किसी बच्चे को 4 लाइनें पेड़ के बारे में सिखाई हैं कि हमें उससे कौन कौन सा फ़ायदा मिलता है, अगर आप उस बच्चे को कहते हो बच्चे इन 4 लाइनों में थोड़ा सा चेंज कर दो, तो उसने क्या किया है, जब हम किसी अपनी सीखी गई नॉलेज में जब चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें बदलाव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अडेप्टेशन हो जाता है। सॉरी, मुझे लगा एकोमोडेशन लिखा हुआ है। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन होता है किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, जो हमारे आसपास का चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। बाकी मैंने एसिमुलेशन का आपको एग्जांपल दिया, बाकी मैंने आपको जो है यहाँ पर एकोमोडेशन के बारे में भी बता दिया कि एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो नॉलेज है उसमें आप चेंज कर देते हैं, और अडेप्टेशन की बात करें तो ऑफकोर्स आप किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चिल्ड्रन सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ अस्टीम व्हेन दे आर
एक बच्चे ऐसे हैं, या है ना, बोल सकते हैं कि द चिल्ड्रन सफ़र, एक बच्चा ऐसा है जो कि थोड़ा आत्मसम्मानित महसूस नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही है, या थोड़ा सा झिझक रहा है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों आती हैं, किसकी कमी की वजह से आती है? तो ये जो चीज़ आती है बच्चे के बीच में, वो आती है नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे क्लास में बैठे हुए, जिनको आप कोई सवाल पूछेंगे तो उसे उसका आंसर ज़रूर पता होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसको बोलने में, एक्सप्रेस करने में उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपने आंसर को कैसे जवाब दूँ, ठीक है। तो अगर बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है, वो बोलने में उसको शर्म आ रही है, या वो झिझक रहा है, ठीक है, तो इसलिए है क्योंकि वो अपने शब्दों को, अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो चुप रहने लग जाता है, दूसरों से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर तरह की लैंग्वेज सीख लेते हैं, वो टपोरी भाषा भी सीख रहे होते हैं, ठीक है, जो मुंबई में ज़्यादातर बोली जाती है। उसके बाद है द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू, दूसरी भाषा जो एक टर्म है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज है, वो क्या रेफ़र करती है? तो वो रेफ़र करती है हमारी अदर देन द नेटिव। क्योंकि नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो हमारी मदर टंग होती है, ठीक है। और ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप हिमाचल में रह रहे हैं तो हिमाचली आपकी मदर टंग हो सकती है, आप गुजराती मदर टंग हो सकती है, आपकी नेपाली भाषा मदर टंग हो सकती है, यानी कि आपके परिवार में स्पेसिफिक की बात करें तो आपके परिवार में जो भाषा बोली जा रही है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज वो होती है अदर देन नेटिव लैंग्वेज, यानी कि नेटिव लैंग्वेज से दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है, जो कि कोई भी भाषा हो सकती है। जैसे देहाती भाषा की बात करें आप, देहाती भाषा का मतलब होता है वो भाषा जो देहात में, देहात यानी कि गाँव में बोली जाती है। वो ना ही तो प्रॉपर हिंदी होती है और ना ही उसमें कोई भाषा का मिश्रण होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो स्कूल में जाता है तो हिंदी सीखता है, तो उसके लिए जो हिंदी लैंग्वेज होती है वो भी एक सेकंड लैंग्वेज में ही आ जाती है, क्योंकि इसकी नेटिव लैंग्वेज देहाती लैंग्वेज थी, जो कि हिंदी नहीं थी प्रॉपर, ठीक है, खड़ी बोली जिसको हम बोल सकते हैं, वो थी उसकी भाषा। लेकिन हिंदी आकर उसने स्कूल में सीखी तो वो उसके लिए सेकंड लैंग्वेज होगी। फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखता है तो वो भी उसके लिए सेकंड लैंग्वेज, फ्रेंच सीखता है या कोई भी भाषा सीखता है तो वो उसके लिए, यानी कि मदर टंग से दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, यानी कि आप भाषा से संबंधित बच्चों को कुछ वोकेबलरी सिखाना चाहते हैं, नई नई शब्दावली सिखाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आप किसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस भाषा के शब्द ही नहीं पता है तो आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे? तो यहाँ पे है कि आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा है कि कौन सी चीज़ नहीं है या अच्छा मेथड नहीं है एक भाषा की शब्दावली को सिखाने के लिए। तो वो जो शब्द है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और वी, राइटिंग और वॉचिंग मूवीज़, ठीक है। अब आप सोचोगे कि वॉचिंग मूवीज़ तो बड़ी अच्छी है, सब लोग कहते हैं कि मूवीज़ देखे तो हमें कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं। ये ठीक है कि हम भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि भाषा को, लर्निंग वोकेबलरी, आप शब्दावली आप मूवी को देखकर नहीं कर सकते हैं। आप कई बार क्या होता है, नीचे सेंटेंसेस कुछ लिखे होते हैं, आप बस उस मूवी को समझने में ध्यान आपका लगा हुआ होता है, लेकिन आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आप किसी से बात करते हैं या आप जो है वो किसी से कोई चीज़ रीड करते हैं, ठीक है, आप किसी से बात करते हैं, मान लो आप हिंदी बोलते हैं, सामने वाला पंजाबी बोल रहा है, ठीक है, या फिर कोई विद्वान हिंदी वाला, आपको हिंदी आती है लेकिन कोई विद्वान है जो हिंदी में बात कर रहा है, तो आपको वहाँ से क्या करेगा, सुनोगे आप तो कितनी सारी बातें जो है, कितने सारे नए नए शब्द हिंदी लैंग्वेज के ही आपको सुनने को मिलेंगे। रीडिंग, कोई बुक पुरानी पुरातन किस्म की आप बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ से कितनी चीज़ें आती हैं। जैसे हिंदी में हम जो है वो कपड़े की बात करते हैं तो नॉर्मल भाषा में कपड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम पट भी बोलते हैं, वस्त्र भी यूज़ करते हैं। पानी को हम पानी बोलते हैं लेकिन इसको जल भी बोलते हैं, पेय भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ही भाषा की अपने वोकैबुलरी को सीखना है तो आपको किसी से बातचीत करनी पड़ेगी या कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। आप मूवीज़ को देखकर नहीं कर सकते हैं, और आप राइटिंग करके तो बिल्कुल भी, आपके अंदर शब्दावली ने तो लिखोगे कहाँ से? राइट तो आप वही करते हो ना जो आपके दिमाग में होता है, ठीक है। उसके बाद है द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकेबलरी एट द इनिशियल स्टेज इज़ टू, मतलब इनिशियल स्टेज में ही बच्चे की वोकेबलरी को हमें डेवलप करना है, तो इसका कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है हमारा कि इंगेज इन टास्क विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट लाउड, ठीक है। क्योंकि बच्चे को इंगेज कर दो, जिसमें कहा इंगेज इन टॉक विद द चाइल्ड, जिन भी बच्चों को हमने वोकेबलरी सिखानी है, हमें बच्चों को आपस में बातचीत करने में इंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो एक
दूसरे से जितनी बोलने की कोशिश करेंगे उनको नई नई शब्दावली पता चलती जाएगी। जैसे एक ही क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। कोई हिंदू है जो मुस्लिम भाषा से बात करेगा, क्योंकि मुस्लिम लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनकी भाषा बहुत अलग होती है, ठीक है। खातून जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से औरत के लिए हम औरत वर्ड यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से उनके वहाँ खातून। तो अगर आपस में बच्चे बातचीत करेंगे तो उन्हें कितने सारे वर्ड मीनिंग जो है वो पता लग जाएंगे। दूसरा है रीड आउट अलाउड। बच्चों को छोटे स्टेज पर जब बच्चे होते हैं, छोटे क्लासेस में होते हैं, तो बच्चों को जब रीडिंग करने के लिए दिया जाता है तो बच्चों को बोल बोल के रीडिंग करने के लिए बोला जाता है। पूरी क्लास में चैप्टर को बोलता है बच्चे जोर से रीड करो, ठीक है। और बच्चे के अंदर जब सेल्फ रीडिंग जो डाली जाती है, इसकी स्किल डाली जाती है, तो भी बच्चों को बोला जाता है कि आपने जो है बोल बोल के पढ़ना है, क्योंकि इससे डबल आपके माइंड में चीज़ें जा रही होती है। एक आप रीड कर रहे होते हो ध्यान से, दूसरा सुन के भी आपके कान में वो चीज़ जा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्मॉल चाइल्ड वर्ड्स आर। एक छोटे बच्चे के लिए शब्द क्या हैं? क्योंकि उसको, जैसे हम छोटे, बिल्कुल छोटे पैदा हुए बच्चे की बात करेंगे, उसको उसको कोई साउंड ही समझ में आती है, ठीक है। वो डिफरेंस ये भी नहीं कर पाता है कि ये औरत की साउंड है, ये मर्द की साउंड है, उसको बस आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम छोटे बच्चों से बहुत प्यार से बोल रहे होते हैं, तुतला के बोल रहे होते हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, आपकी आवाज़ कैसी है, आप मर्द हो औरत हो, बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। तो वह भी चीज़ पूछी है कि एक बच्चे के लिए जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक बच्चे के लिए जो शब्द होते हैं ना, वो हमारे होते हैं दोनों, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं, और बेस्ट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है ना, तब उसे भाषा वो इमिटेट करना शुरू कर देता है। जो उसके घर में भाषा बोल रहे होते हैं ना लोग, उनको धीरे धीरे करके पहले एक वर्ड बोलेगा, मम बोलेगा, फिर पानी पे आ जाएगा, फिर पप्पा पे आ जाएगा, फिर पापा बोलने लगेगा, फिर डैड बोलने लग जाएगा, फिर पापा मुझे पानी दे दो, ठीक है, पापा मुझे पानी चाहिए, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, बड़ा फिर उसके सेंटेंस बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो शब्द होते हैं वो बातचीत करने का बहुत अच्छे एक टूल होते हैं, और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। हम ज़्यादातर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं, बोल चाल करके। लेकिन ज़्यादातर हम बड़े हो जाते हैं तो हम साइन लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर देते हैं। किसी को बुलाना हो तो हम इशारा करके बुलाते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, बस वो अभी भाषा के संपर्क में आया है, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये वर्ड्स, वरना तो एक्सप्रेस ही नहीं कर, उसको इशारे नहीं पता है भाई। बड़े होकर हम जो अपने इशारे बनाते हैं वो बच्चों को पता चलते हैं ना। उसके बाद है, अ टीचर इन क्लास सेकंड शोज रियल ऑब्जेक्ट वन बाय वन एंड देन कॉल्स आउट इट्स नेम। एक टीचर है, कोई चीज़ पढ़ाने वाला है, सेकंड क्लास का है, ठीक है, टीचर, और सेकंड क्लास में पढ़ाने जा रहा है, और वो ऑब्जेक्ट दिखाता है जो कि रियल होते हैं, जैसे पेंसिल दिखा दी, कोई बोतल दिखा दी, कोई फ्लावर लेके चला गया, या कुछ भी है, ठीक है। तो लेडी है इसमें, ठीक है। हर पर्पस इन डूइंग दिस एक्टिविटी। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका पर्पस क्या है? तो सिंपल सा उसका पर्पस क्या है भाई, उसका सिंपल सा पर्पस है कि वो क्या कर रही है, वो हेल्पिंग कर रही है, हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर वोकेबलरी बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक टीचर क्लास में किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहा है, तो बच्चा घर में जाके उस चीज़ को देखेगा तो उसे याद रहेगा, वो सोच पाएगा कि मेरी जो टीचर्स हैं उसने इस चीज़ को समझाया था, तो वो हमेशा के लिए उसको याद रह जाएगी। अगर मैं बच्चों को माउंटेन के बारे में सिखा रही हूँ तो बस किताब में पिक्चर सी है, लेकिन आप बच्चों के पास में कोई माउंटेन है वो वहीं ले जाओ, ज़िंदगी भर उसे याद रहेगा कि माउंटेन ऐसे होते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड डज नॉट कीप गुड हेल्थ। एक बच्चा ऐसा है जिसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। ही हैज़ टू विजिट अ डॉक्टर अगेन एंड अगेन। उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। विल दिस प्रॉब्लम अफेक्ट दिस। क्या बच्चे की जो बीमारी है उसको इफेक्ट करेगी? आप भी बता सकते हो भाई इसका आंसर दो। ऑफ कोर्स ये किस चीज़ पर अफेक्ट करेगी? बच्चे की जो लर्निंग है ना उसको अफेक्ट बहुत बुरी तरह से करेगी। बच्चा बीमार रहेगा तो स्कूल नहीं जा पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा तो किताबों से जो ज्ञान मिलता है, जो लर्निंग होती है उसकी, वो नहीं कर पाएगा, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। कितनी सारी चीज़ें दोस्तों से हम सीख रहे होते हैं, फ्रेंडशिप करना, ठीक है, और टॉलरेट करना, बहुत सारी चीज़ें हम अपने पीयर से सीख रहे होते हैं। बच्चा वो भी नहीं सीख पाएगा, बच्चा पड़ोसियों के बच्चों के साथ नहीं जा पाएगा, मेहमानों से नहीं मिल पाएगा, फैमिली से इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगी, घर में पड़ा रहेगा बच्चा, बाहर घूमने भी नहीं जाएगा, तो कितनी सारी लर्निंग तो उसकी वहीं ख़त्म हो जा रही है।
तो इसलिए कहते हैं बच्चों को एक तो उनकी हेल्थ पे फोकस करना है और स्कूल भेजने की जितने ज़्यादा हो सके कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ किताबों से नहीं सीख रहा होता है, बस से ट्रैवल कर रहा होता है, आसपास की दुनिया देख रहा होता है। बस में टिकट जब वो कटाता है तो टिकट के बारे में नॉलेज उसको मिल जाती है बहुत सारी, ठीक है। कौन से बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक जाना है, कितने बजे बस आती है, ये सारी चीज़ें लर्निंग में तो आती हैं। अब बच्चा बीमार है, घर की चार दीवारी में पड़ा हुआ, उसको क्या समझ में आएगा, क्या सीख पाएगा वो, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज अ चाइल्ड मस्ट नीड, यानी कि एक बच्चा अगर भाषा सीखना चाहता है तो उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो एक बच्चा जब भाषा सीखना चाहता है तो उसे ज़रूरत होगी सेकंड लैंग्वेज, और जो ग्रामर रूल्स होते हैं उसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। होम इन्वायरमेंट भी ठीक है, लेकिन क्या वो होम इन्वायरमेंट में फ़्रेंच भाषा सीख पाएगा, क्या वो इंग्लिश भाषा सीख पाएगा, क्या वो कोई अमेरिकन एक्सेंट सीख पाएगा। भाई होम इन्वायरमेंट में वो सिर्फ मदर टंग ही सीख पाएगा ढंग से, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख लेगा जो उसके घर में 1-2% बोलते होंगे, उससे ज़्यादा तो भाषा उसको दूसरी कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी ही पड़ेगी भाई। फिर है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मदर टंग। मदर टंग की थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ होती है भाई, किसने लिखा है कि इस मदर टंग की ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, वो नेचुरली लोगों ने बनाई हुई बोली होती है। उसके बाद है स्पीकिंग एबिलिटी। भाई स्पीकिंग एबिलिटी तब आएगी ना जब आपके पास भाषा होगी, आपके पास कोई भाषा ही नहीं है तो आप बोलोगे कैसे। तभी तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कानों से कुछ सुना ही नहीं होता है, तो वो बोलेंगे कहाँ से। ये चीज़ भी आपने नोटिस करी है कभी, करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो चीज़ सुनते हो वही बोल पाते हो। अब वो जो बहरे हैं उनको सुनाई नहीं देता तो बोलेंगे क्या, उनको कुछ पता ही नहीं है बोलना क्या होता है, ठीक है। इसलिए तो आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस को ही हैंडल करेंगे, उसके बाद आगे भी मैं पूरे क्वेश्चन हैं जिनको मैं हैंडल करवाऊंगी, कम से कम हमारे आगे भी 20 क्वेश्चन हैं जिनको मैं हैंडल करवाऊंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई चीज़ ऐसी जो है समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।